आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे पारेषण एवं वितरण। इसकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास हमने कर लिया है। आज इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर हमारी क्या है, 2 है। और ये जो क्लास है, जो बच्चे लाइनमैन की, शिफ्ट अटेंडेंट की या जितनी भी टेक्निकल भर्तियां होती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो बच्चे ITI से इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के विद्यार्थी है उनके लिए भी काफी उपयोगी क्वेश्चन है। तो आज हम हमारी क्लास नंबर 2 है, पारेषण एवं वितरण की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 2। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, खंबे से तिरछी भुजा लगाने का क्या कारण है। तो हमारे पास क्या है, पोल है, ये हमारे पास पोल होता है। पूछ रहा है इससे ये तिरछी भुजा लगाने का क्या कारण है, इसके साथ तिरछी भुजा क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए है खंबे को मजबूती देने के लिए, ऑप्शन बी तार बांधने के लिए, ऑप्शन सी इंसुलेटर लगाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खंबे से तिरछी भुजा लगाने का क्या कारण है, तो खंबे को मजबूती देने के लिए। तो खंबे को मजबूती देने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्टे वायर होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होती है, स्टे वायर लगी होती है खंबे को मजबूती देने के लिए। ऑप्शन बी है तार बांधने के लिए। तार हमारे किसके ऊपर बांधे जाते हैं, तो इंसुलेटर के ऊपर हमारे तार लगाए जाते हैं। इसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर हमारे क्या तार बांधे जाते हैं। ऑप्शन सी है इंसुलेटर लगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारी क्रॉस आर्म होती है इनके ऊपर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हमारे इंसुलेटर स्थापित करते हैं। और इस इंसुलेटर के ऊपर ये हमारी क्या लगती है, तार लगती है। इन इंसुलेटर पे हमारी क्या लगती है, तार लगती है। तो खंबे से तिरछी भुजा लगाने का क्या कारण है, तो इसका प्रयोग इंसुलेटर लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, और जो स्टे वायर के अंदर जो इंसुलेटर प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सटे या एग इंसुलेटर बोला जाता। और इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है, 3 मीटर। 3 मीटर की ऊंचाई पे हमारा क्या लगता है, स्टे इंसुलेटर या एग इंसुलेटर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त कुचालक कौन सा है। तो कह रहा है अभी हमारे पास क्या है, विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभे। तो जो बिजली के लिए जो हम खंभे प्रयोग करते हैं उनके लिए हम कौन से चालक पदार्थ, कौन से कुचालक का प्रयोग करते हैं। कुचालक का मतलब किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलेटर के बारे में पूछ रहा है हमसे, कौन से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिरेमिक का होता है, ऑप्शन बी बेकेलाइट के, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयुक्त कुचालक होता है। तो इनमें से जो खंबे के ऊपर लगाया जाता है हमारे पास, पोल के ऊपर जो कुचालक पदार्थ लगाया जाता है जिसके ऊपर हमारे क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। तो पूछ रहा हूँ किस चीज का बना होता है, सिरेमिक का बना होता है, बेकेलाइट का होता है, कार्बन फाइबर का होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे वो कुचालक किसके बने होते हैं, वो सिरेमिक के बने होते हैं। हमारे पास किसके बने होते हैं, सिरेमिक के। और कुचालक हमारे पास एक तो होता है हमारे पास डिस्क टाइप, कौन सा, जिसका प्रयोग वितरण लाइन में किया जाता है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारे पास एक साइकिल, एक हमारे पास होता है पिन टाइप, एक होता है हमारे पास एग या सटे इंसुलेटर। और एक ये हमारे पास क्या, इन इंसुलेटर को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के खंबे का उपयोग। लकड़ी के खंबे का उपयोग करते समय स्पैन की दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पूछ रहा हमारे पास लकड़ी के दो पोल है, ये दो लकड़ी के पोल है, इन दो पोलों के बीच जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं, स्पैम। दो पोलों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है लकड़ी के लिए प्रयोग, लकड़ी के जो खंबे प्रयोग किए जाते हैं उन दो खंभों के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, लकड़ी के खंबे प्रयोग कर रखे हैं, किसके खंबे हैं, लकड़ी। तो कह रहे हैं इनके बीच की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 60 से 100 मीटर, ऑप्शन बी 40 से 50 मीटर, ऑप्शन सी
100 से 300 मीटर और ऑप्शन डी 100 से 500 मीटर। तो कितनी दूरी तक हम इनका प्रयोग करते हैं? तो ज्यादातर हम इनका प्रयोग 60 मीटर तक करते हैं। कितने तक है? 60 मीटर तक इनका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 से 50 मीटर तक इनका क्या कर सकते हैं? हम प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी के खंभों का प्रयोग हम कितने तक है? 40 से 50 मीटर तक क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरली लाइन, ऊपरली का ओवरहेड लाइन। ऊपरली का मतलब क्या? ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? तो हमारे पास क्या होता है? नलिकाकार पोल जो होते हैं वो हमारे इस प्रकार से होते हैं। और ये हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? ज्यादातर स्ट्रीट लाइट के लिए करते हैं। किसके लिए? स्ट्रीट लाइट के लिए। टम्बलर से टाइप के होते हैं हमारे। तो अंदर से क्या होते हैं? वो खोखले होते हैं। नलिकाकार का मतलब क्या? अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। तो पूछ रहे हैं इनका प्रयोग कितनी दूरी तक किया जाता है? ऑप्शन ए 100 से 300 मीटर, ऑप्शन बी 50 से 100 मीटर, ऑप्शन सी 50 से 80 मीटर, ऑप्शन डी 300 मीटर से अधिक। तो 100 से 300 मीटर तक किया जाता है, 50 से 100 मीटर तक किया जाता है, 50 से 80 मीटर तक किया जाता है, या 300 से अधिक मीटर तक। तो 100 से 300 मीटर तक का प्रयोग हम किसका करते हैं? स्टील टावर का। किसका करते हैं? स्टील टावर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्टील टावर का प्रयोग करते हैं। 50 से 100 मीटर तक, तो 100 मीटर तक हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टील पोल का। तो यहाँ पे कितने तक प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है 50 से 80 मीटर तक। इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है नलिकाकार पोल का, जो अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है पोल। तो कह रहा है और हाई वोल्टेज किसके लिए? हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है पोल। तो कह रहा भाई हाई वोल्टेज की हमारे पास क्या है? वोल्टेज है और ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए किस प्रकार का पोल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी का पोल, ऑप्शन बी स्टील टावर, ऑप्शन सी स्टील पोल, ऑप्शन डी आरसीसी पोल। तो कौन से पोल का प्रयोग किया जाता है हमारे पास? तो हाई वोल्टेज और एड ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से पोल का प्रयोग किया था? तो हमारे पास किसका किया जाता है? स्टील टावर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टील टावर का। और ये कितने तक होते हैं? 100 से 300 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। दो पोल के बीच की दूरी कितने तक उसकी है? 100 से 300 मीटर तक की। लकड़ी के पोल की हमारे पास कितनी होती है? 40 से 60 मीटर तक। कितने तक है? 40 से 60 मीटर तक। आरसीसी पोल का मतलब है जो हमारे किसके बने होते हैं? कंक्रीट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरसीसी वाले पोल सीमेंट, बजरी, क्रेशर इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? आरसीसी पोल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा सपोर्ट ज्यादा समय तक नहीं रहता? तो कह रहा भाई ओवरहेड ट्रांसमिशन के लाइन में कौन सा सपोर्ट ज्यादा समय तक नहीं रहता? कौन सा जो सपोर्ट होती है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती? ऑप्शन ए लकड़ी का खंबा, ऑप्शन बी आरसीसी खंबा, ऑप्शन सी स्टील का खंबा, ऑप्शन डी स्टील का टावर। तो पूछ रहा भाई ओवरहेड लाइन में कौन सी सपोर्ट ज्यादा समय तक नहीं रहती? लकड़ी का खंबा, आरसीसी खंबा, स्टील का खंबा, ऑप्शन डी स्टील का टावर। तो हमारे क्या है? जो हमारे पास क्या होता है? लकड़ी का खंबा है क्या जल्दी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? लकड़ी का खंबा हमारा क्या होता है? जल्दी खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम खंबे के बाद बढ़ाए गए केवल तार का उपयोग क्या आता है? हमारे पास क्या ये लाइन चल रही है, यहाँ पे पोल हमारे पास ये पोल है और यहाँ पे ये पोल है। तो ये हमारी क्या चल रही है? लाइन चल रही है। इसके बाद ये केबल तार को आगे बढ़ाया जाता है। किसको? केबल तार को आगे बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है किसके प्रयोग से बचने के लिए किया जाता है?
ऑप्शन ए वोल्टेज परीक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी अर्थिंग के लिए, ऑप्शन सी खंबे को झुकने से बचाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अंतिम खंबे के बाद बढ़ाए गए केबल तान तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टेज परीक्षण के लिए, अर्थिंग के लिए, खंबे को झुकने से बचाने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो केबल तान तार बढ़ाया जाता है वो क्या खंबे को झुकने से बचाने के लिए उसका क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसको? खंबे को झुकने से बचाने के लिए उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन टावर के लिए क्रॉस आर्म किसकी बनाई जाती है? तो कह रहा है भी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी उच्च वोल्टेज के ऊपर है, उसमें जो टावर के लिए क्रॉस आर्म किसकी बनाई जाती है? हमारे पास क्या है, इस प्रकार से क्या होती है, क्रॉस आर्म होती है। तो पूछ रहा है ये क्रॉस आर्म किस चीज की बनाई जाती है? लकड़ी की बनाई जाती है, प्लास्टिक की बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। तो ये जो क्रॉस आर्म होती है हमारी क्या होती है, काफी मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। मजबूत होनी चाहिए तो लकड़ी की नहीं बनाई जाएगी, प्लास्टिक की नहीं बनाई जाएगी, कॉपर की भी नहीं बनाते हम। तो क्रॉस आर्म किसकी बनाई जाती है? तो क्रॉस आर्म बनाई जाती है किसकी? स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? स्टील की। अति उच्च वोल्टेज संचरण में अति एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति का मतलब क्या हुई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? तो क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारे पास क्या है आवर ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमने क्या कर रखा है, गुच्छित चालकों का प्रयोग कर रखा है। तो उससे कह रहा है हमें क्या फायदा मिलता है? गुच्छित कंडक्टर का मतलब हमारे पास ये एक स्टील की तार होती है, इसके बाहर किसकी, हम एल्यूमिनियम की तारों का प्रयोग करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम की तारों का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है गुच्छित चालकों से हमें क्या चीज मिलती है? घटी हुई लाइन संधारित्र, ऑप्शन बी घटी हुई वोल्टेज प्रवणता, ऑप्शन सी बढ़ा हुआ लाइन प्रतिघात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम क्या करते हैं अकेले चालक की तुलना में गुच्छित चालकों का प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी चीज प्राप्त होती है? तो हमें जो हमारी वोल्टेज घटती है वो हमें क्या मिल जाती है? मिल जाती है घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। जो हमारी वोल्टेज घटी हुई है अगर हमने गुच्छित चालकों का प्रयोग कर दिया तो हमारी घटी हुई वोल्टेज प्रवणता में क्या है, मिल जाती है गुच्छित चालकों का प्रयोग करने से। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता? तो विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस मटेरियल का उपयोग नहीं होता? तो विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। स्टील का हम प्रयोग करते हैं, कॉपर का भी करते हैं और किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का। तो इन तीनों का हम क्या करते हैं, वितरण और संचरण लाइन के अंदर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो टंगस्टन का प्रयोग हम नहीं करते। टंगस्टन का प्रयोग क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट बनाने में। किसका? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका क्या क्या आता है, उपयोग क्या आता है। और तापमान कितना होता है इसका, तापमान होता है इसका 3400 डिग्री सेल्सियस। कार्यकारी कितना होता है, कार्यकारी होता है 2250। कितना होता है कार्यकारी तापमान, कितना होता है इसका, वो 2250, 2250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरली लाइन ओवरहेड लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? तो कह रहा है भाई ओवरहेड लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? हमारे पास ये चालक है, ये चालक है, इस चालक को इस चालक से हमने जोड़ना है। क्या करना है, इस चालक को इस चालक से जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ क्या लगी होती है, स्लीव लगी होती है। तो पूछ रहे हैं ये स्लीव किस धातु की बनी होती है? चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए है
चालक धातु की, ऑप्शन बी स्टील की, ऑप्शन सी तांबे की, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की। तो ओवरहेड लाइन में चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की बनी होती है? तो जो स्लीव बनी होती है, जो चालक के लिए जो धातु प्रयोग की जाती है उसी की हमारी क्या बनी होती है? स्लीव बनी होती है। अगर हमारा चालक एल्यूमिनियम का है तो हमारी किसकी होगी स्लीव? एल्यूमिनियम की होगी। अगर हमारा चालक तांबे का है तो स्लीव हमारे किसकी होगी? तांबे की होगी। तो चालक धातु की क्या है? बनी होती है। विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए प्रयुक्त चालक की सामग्री में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो कह रहा है विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए प्रयुक्त चालक। तो कह रहा है हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चालक लिया है उसके अंदर इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो चालक के अंदर कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है उच्च प्रसार गुणांक, ऑप्शन बी है उच्च विद्युत चालकता, ऑप्शन सी उच्च तनन सामर्थ्य, ऑप्शन डी निम्न अपेक्षिक घनत्व। तो हमारे पास क्या भाई, जो चालक प्रयोग किया था उसके अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए भी? उच्च चालकता होनी चाहिए, उच्च तनन सामर्थ्य होना चाहिए और निम्न अपेक्षित घनत्व होना चाहिए। तो उस पदार्थ के अंदर या उस चालक की सामग्री के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? उच्च प्रसार गुणांक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उच्च प्रसार गुणांक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का लाभ। हमारे पास क्या ये एक मजबूत चालक है और एक हमारे पास क्या इस प्रकार से क्या भाई फ्लेक्सिबल है। एक हमारे पास क्या है? फ्लेक्सिबल चालक है, लड़दार। तो कह रहा भाई ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का लाभ, कम लागत। ये कह रहा भाई जो एक तो ठोस चालक होता है उसकी तुलना में लड़दार चालक की लागत कम होती है। ऑप्शन बी कम वोल्टेज पात होता है। तो ऑप्शन बी कह रहा है इसमें वोल्टेज जो पात होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है? कम। ऑप्शन सी अधिक रोधी है। कह रहा है इसका इंसुलेशन क्या है? कम और इसका क्या है? ज्यादा। और ऑप्शन डी कह रहा है अधिक लचीला। तो जो ठोस चालक की तुलना में जो लड़दार चालक होता है वो क्या होता है? अधिक फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? अधिक फ्लेक्सिबल होता है लड़दार चालक ठोस चालक की तुलना में। शॉर्ट परिपथ के दौरान, क्या वही शॉर्ट सर्किट के दौरान चालक को अधिकतम हानि होगी? तो पूछ रहा है कौन से चालक को अधिकतम हानि होगी यदि शॉर्ट सर्किट हो गया? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम को, ऑप्शन बी स्टील को, ऑप्शन सी कॉपर को, ऑप्शन डी ACSR को। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान चालक को अधिकतम हानि होगी, तो कौन से चालक को अधिकतम हानि होगी हमारे पास? तो जो सबसे ज्यादा हानि होगी हमारी किसकी होगी भाई? स्टील की। किसकी होगी? स्टील। ऑप्शन नंबर है डी। किसको होगी अधिकतम हानि हमारे पास? स्टील की। यदि हमारा क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया तो सबसे अधिक हानि हमारी किसकी होगी? तो हमारी किसकी होगी? स्टील की। संचरण लाइनों के स्थिरांक है। तो हमारे पास क्या भी संचरण का मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, उसके कौन कौन से स्थिरांक है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी धारिता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे पास जो संचरण लाइन होती है उसके अंदर ये तीनों ही स्थिरांक पाए जाते हैं। कौन से? ये तीनों ही स्थिरांक पाए जाते हैं हमारे। कौन से? ये तीनों ही स्थिरांक पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो लाइन होती है वो तीन प्रकार की होती है हमारे पास। एक होती है शॉर्ट लाइन, एक हमारे पास होती है मध्यम लाइन और एक हमारे पास होती है लंबी लाइन। तो ये हमारे पास तीन लाइन होती है। तो हमारे पास क्या होती है? तीन लाइनें होती है।
तो जो शॉर्ट लाइन होती है उसकी लंबाई हमारे पास कितनी होती है? तो उसकी लंबाई हमारे पास होती है 80 किलोमीटर तक। कितनी? 80 किलोमीटर तक। और जो मध्यम लाइन होती है उसकी लंबाई हमारे पास होती है 80 से 200 किलोमीटर। कितनी होती है? 80 से 200 किलोमीटर। और जो हमारी लंबी लाइन होती है उसकी कितनी होती है? 200 किलोमीटर से ज्यादा। कितनी होती है? 200 किलोमीटर से ज्यादा। कितनी होती है? लंबी लाइन की कितनी होती है हमारे पास? 200 किलोमीटर से ज्यादा। तो पूछ लिया जाता है लंबाई गुणा में आवृत्ति। अगर लंबाई और आवृत्ति दो जोड़ दी जाए तो हमारे पास कितना आना चाहिए? लंबाई गुणा में आवृत्ति। अगर लंबाई की और आवृत्ति की गुणा कर दी जाए तो हमारे पास कितना आना चाहिए? तो ये आनी चाहिए हमारे पास 4000। कितनी आनी चाहिए? 4000। यहाँ पे एल और एफ की गुणा करने पर हमारे पास कितना आता है? 4000 से 10,000। कितना आता है? 10,000। और अगर यहाँ पे हमने एल और एफ की गुणा करी है तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 10,000 से अधिक। क्या आनी चाहिए? 10,000 से अधिक। तो ये होती है। इसके जो अंदर हमारे पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है हमारा आर और एक पाया जाता है एल स्थिरांक। तो इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं तीनों। तो इस लाइन के अंदर हमारे पास कौन से पाए जाते हैं? आर, एल और सी। और जो हमारी लॉन्ग लाइन होती है उसके अंदर हमारे हैं आर, एल, सी और जी। तो ये हमारे पास ये लाइनों के प्रकार हैं। शॉर्ट लाइन होती है जो हमारी कितने तक का होती है? 80 किलोमीटर तक की लाइन को शॉर्ट लाइन कहा जाता है। 80 से 200 किलोमीटर तक की लाइन को मध्यम लाइन कहा जाता है। और 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन को लंबी लाइन कहा जाता है। फिर पूछा जाता है शॉर्ट लाइन में अगर आवर्ती और लंबाई की गुणा कर दी जाए तो कितनी होनी चाहिए? 4000। अगर मध्यम लाइन की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? एल गुणा में एफ। 4000 से 10,000 है। अगर लंबी लाइन की बात है एल गुणा में एफ हमारे पास कितना होना चाहिए? 10,000 से अधिक। फिर पूछा जाता है शॉर्ट लाइन में कौन कौन से अवयव या स्थिरांक उपस्थित होते हैं? तो उसके अंदर प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों होते हैं। अगर मध्यम लाइन की बात आए तो उसके अंदर प्रेरक, प्रतिरोध और धारिता या कैपेसिटर तीनों ही होते हैं। अगर लंबी लाइन की बात की जाए तो उसके अंदर आर, एल, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर और कंडक्टेंस, ये चारों चीजें उसके अंदर क्या है? पाई जाती है। ये हमारे पास संचरण लाइन के स्थिरांक तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइनों में खोखले चालक का प्रयोग। तो कह रहा भाई ट्रांसमिशन लाइनों में खोखले चालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी तांबे का वजन कम करने के लिए। ऑप्शन सी स्थिरता लाने के लिए। ऑप्शन डी पावर बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर खोखले चालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खोखले चालक का प्रयोग किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में खोखले चालक का प्रयोग कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? खोखले चालक का प्रयोग कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। कोरोना प्रभाव हमारा क्या होता है? जब हमारे पास क्या होती है किसी भी चालक को हम वोल्टेज देते हैं और उस प्रचालन वोल्टेज का मान वायु के पराविद्युतांक से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? पराविद्युतांक से ज्यादा हो जाता है। तो उस समय हमें उस लाइन के अंदर ईसिंग आवाज सुनाई देती है। उस ईसिंग आवाज को हम क्या बोलते हैं? कोरोना प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना प्रभाव बोला जाता है। अगर हमने प्रचालन वोल्टेज को और बढ़ा दिया, अगर प्रचालन वोल्टेज को और बढ़ा दिया जाए तो ईसिंग आवाज के साथ साथ हमें बैंगनी में प्रकाश भी दिखाई देने लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना प्रभाव बोलते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एसीएसआर चालक का प्रयोग करते हैं, बंडल चालकों का प्रयोग करते हैं और चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं? कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड चालक के लिए वितरण प्रणाली के आवर एयरलाइन के संदर्भ में, स्टैंडर्ड चालक के लिए वितरण प्रणाली के आवर एयरलाइन के संदर्भ में यदि n परतें हैं तो एकल तारों की कुल संख्या होगी। तो पूछ रहा भाई कौन सी होगी एकल तारों की कुल संख्या हमारे पास कौन सी होगी। तो ऑप्शन ए है n इंटू एन प्लस में 1 ब्रैकेट प्लस 1। ऑप्शन बी है 3n इंटू एन माइनस में 1 ब्रैकेट प्लस 1। ऑप्शन सी है 3n प्लस में 1 इंटू में प्लस 1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है इनमें से कौन सा होता है, तो हमारे पास जो होता है चालकों की संख्या, चालकों की संख्या बराबर हमारे पास क्या होता है, तो चालकों की संख्या निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो कौन सा होता है 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1 हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है 3n स्क्वायर माइनस में 3n प्लस में 1। तो इनमें से 3n की अगर हम गुणा करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में 3n। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है राइट आंसर है। और हमारे पास एक चालकों का व्यास निकालने का फॉर्मूला होता है, चालकों का व्यास। तो चालकों का व्यास निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास होता है 2n माइनस में 1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास चालकों का व्यास निकालने का। वितरण लाइनों के लिए कौन से चालक प्रयोग होते हैं, वितरण लाइनों के लिए कौन से चालक होते हैं। तो जब हमने ट्रांसमिशन करनी है सप्लाई तो उसके लिए कौन से चालक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत रोधी चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी ठोस चालक, ऑप्शन सी 2 कोर केबल, ऑप्शन डी अनावृत चालक। तो वितरण लाइनों के लिए कौन से चालक का प्रयोग किया जाता है, तो वितरण चालकों के लिए वितरण लाइनों के लिए जो चालक प्रयोग किया तो हमारे पास कौन सा होता है अनावृत चालक। अनावृत का चालक का मतलब होता है जिसके ऊपर क्या ना हो इंसुलेशन ना लगा हो। बिना इंसुलेशन वाले चालकों का क्या क्या आता है वितरण लाइन के अंदर प्रयोग किया जाता है। सिरोपरी वायर की दूरी बढ़ाई जाती है तो किसमें बढ़ोतरी होती है। तो कह रहा भी सिरोपरी लाइन की दूरी बढ़ाई जाती है तो किसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो सिरोपरी लाइन की अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो जो हमारे पास दूरी हमने पड़ी थी 80 किलोमीटर, 80 से 200 किलोमीटर और 200 से अधिक ये हमने पढ़ी थी। तो अब कह रहा है अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, सिरोपरी वायर की दूरी बढ़ा दी जाए तो किसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो किसके अंदर होगी, प्रेरक के अंदर होगी, संधारित्र के अंदर भी होगी और प्रतिरोध के अंदर भी होगी। तो तीनों के अंदर हमारी क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी अगर हमने लाइन की लंबाई को क्या कर दिया है बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ACSR चालक में स्टील तार का कार्य है। तो ये पूछ रहा है एक ACSR चालक हमारे पास, ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम, A से एल्यूमिनियम, C से कंडक्टर, S से स्टील, R से रेनफोर्स्ड। तो कह रहा भाई एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक में जो स्टील तार होती है उसका क्या कार्य है। तो S का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टील। तो कह रहा है स्टील तार का क्या कार्य है। ऑप्शन ए लाइन का प्रतिरोध कम करना, ऑप्शन बी अधिक धारा प्रवाहित करना, ऑप्शन सी लाइन में यांत्रिक तनाव लाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो तुम्हारे ACSR चालक के अंदर जो स्टील की तार प्रयोग की जाती है तो उसका कार्य क्या होता है लाइन का प्रतिरोध कम करना, ऑप्शन बी अधिक धारा प्रवाहित करना, लाइन में यांत्रिक तनाव लाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका स्टील का जो तार प्रयोग किया था हमारे पास वो यांत्रिक तनाव या यांत्रिक मजबूती लाने के लिए उसका क्या क्या आता है प्रयोग किया जाता है। इसलिए यांत्रिक तनाव
लाने के लिए उसका क्या किया था प्रयोग। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास उच्च वोल्टेज लाइन है, इसके यहाँ पे क्रॉस आर्म लगी होती है और इस क्रॉस आर्म के ऊपर हमारे क्या लगे होते हैं, इस क्रॉस आर्म के ऊपर हमारे लगे होते हैं इंसुलेटर। क्या लगाए जाते हैं, इंसुलेटर लगाए जाते हैं। और इंसुलेटर से हमारी क्या होती है, इस प्रकार से ये लाइन चलती है। क्या चलती है, इस प्रकार से हमारी लाइन चलती है। तो कह रहा है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग। तो पृथ्वी चालक हमारे पास कौन सा है, तो ये बोल रहा है अर्थिंग तार कहां पर लगा होता है। किसके बारे में पूछ रहा है, अर्थिंग तार इस पोल के ऊपर कहां लगा होता है। ऑप्शन ए है लाइन चालक के नीचे। कह रहा है जो हमारे पास ये लाइन चालक है, ये हमारे पास क्या है, लाइन चालक है। ऑप्शन ए कह रहा है भी इनके नीचे लगा होता है। ऑप्शन बी लाइन चालक के ऊपर लगा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ये यहाँ पे लगा होता है। ऑप्शन सी लाइन चालक के सामने लगा होता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अर्थ वाला तार लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, तो इसके ऊपर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, इन लाइन चालकों के क्या है, ऊपर लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो लाइन चालक के ऊपर हमारा क्या लगा होता है, अर्थिंग तार लगा होता है। तो कहां पे लगा होता है, लाइन चालक के ऊपर। जो हमारे ये लाइन चालक है इनके ऊपर क्या लगा होता है, हमारा अर्थ वाला तार लगा होता है। बस बार में प्रयोग किए जाने वाली धातु। क्वेश्चन कह रहा है बस बार में प्रयोग किए जाने वाली धातु है। बस बार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी अशुद्ध तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। तो बस बार में जिस धातु का प्रयोग किया था उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है, बस बार के अंदर जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया था वो कौन सी धातु होती है हमारे पास, एल्यूमिनियम। एक तो ये हल्की धातु है और दूसरी क्या भी सस्ती है और भारत में काफी अच्छी मात्रा में ये मिलती है। सिलिकॉन हमारे पास क्या, ये एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR की फुल फॉर्म क्या है। ACSR की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिएनफोर्स्ड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कोर स्टील रेन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम कॉपर स्टील रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ACSR चालक की फुल फॉर्म हमने पहले भी बताई थी आपको क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। और सा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR चालक में इस्तेमाल स्टील करोड बना होता है। तो जो हमारे पास ये एस का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्टील। तो कह रहा है ये स्टील करोड किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए गैल्वेनाइड स्टील, ऑप्शन बी मिश्र धातु स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे किस चीज की बनी होती है, तो ACS चालक में इस्तेमाल स्टील करोड बना होता है। तो ये स्टील करोड किसकी बनी होती है, ऑप्शन ए गैल्वेनाइड स्टील, ऑप्शन बी मिश्र धातु स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारी किसकी बनी होती है, तो हमारे पास ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसमिशन लाइन का स्थिरांक जो उसमें शक्ति के नुकसान का जिम्मेवार है। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये हमारे पास क्या ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारे पास है R, ये L, ये C और ये G। तो कह रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन है,
इसमें शक्ति का नुकसान का जिम्मेवार कौन है? तो इसमें लाइन में शक्ति का नुकसान होता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये तीन हमारे क्या होते हैं भाई? स्थिरांक होते हैं। कौन कौन से? आर, एल और सी, तीनों स्थिरांक पाए जाते हैं। जैसे जैसे लाइन की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इन तीनों का क्या है? प्रभाव बढ़ता जाता है। तो अब पूछ रहा है ट्रांसमिशन लाइन का स्थिरांक है जो इसमें शक्ति के नुकसान का जिम्मेवार है। ऑप्शन ए संधारित्र, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो शक्ति के नुकसान का जिम्मेवार हमारे पास कौन होता है? प्रतिरोध होता है। कौन होता है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ओवरहेड, ओ एच का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए के कह भी ओवरहेड लाइन के ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ है उसके विफल होने का कौन सा कारण नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? नहीं है। ये चीज हमने क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी होती है। नहीं पूछ रहा है किसी ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के विफल होने का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए है अनुपयुक्त सत्यापना, ऑप्शन बी पदार्थ की संदरता, ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिबल, ऑप्शन डी दमक विसर्जन। तो हमारे पास क्या भी पदार्थ जो संदरता वो क्या होगी? खराब होगी, तो हमारे इंसुलेशन का विफल होने का कारण हो सकती है। यांत्रिक प्रतिबल अधिक खिंचा हुआ गया तो भी हमारा इंसुलेशन क्या हो सकता है? टूट सकता है। दमक विसर्जन भी हो सकता है। तो क्या किया भाई? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब भाई किसी और जगह स्थापित कर रखा है। अनुपयुक्त स्थापन का मतलब है सही जगह पे क्या नहीं कर रखा, उसको स्थापित नहीं कर सकता। तो ये क्या भी इंसुलेटर के विफल होने का कारण नहीं है। भी इंसुलेटर की जो स्थापना हमने क्या कर रखी है? अलग कर रखी है और जगह कर रखी है। ओवरहेड लाइनों में लाइन इंसुलेटर का उद्देश्य है। तो ओवरहेड लाइन के अंदर जो इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए लाइन कंडक्टरों को होल्ड करना। तो कह रहा हमारे पास ये जो पोल होता है, इस पोल पे जो हमारे क्या जाती है? लाइन जाती है, इन चालकों को क्या करना? होल्ड करना। ऑप्शन बी अक्षरण धारा को रोकना, लीकेज धारा को रोकना। ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट करना। और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो जो इंसुलेटर का प्रयोग हम करते हैं वो करते हैं लाइन को कंडक्टर को होल्ड करने के लिए। जो हमने लाइन के लिए जो कंडक्टर प्रयोग करके उनको होल्ड करना होता है। और दूसरा क्या? उनके अंदर जो लीकेज धारा होती है उसको रोकने के लिए इसका क्या कहता है? प्रयोग। तो ए व बी दोनों हमारे क्या है? राइट आंसर है। तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए प्रयोग किए जाने वाली सामग्री। तो ओवरहेड लाइन के लिए कौन से इंसुलेटर में सामग्री प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पोर्सलिन, ऑप्शन डी लकड़ी। तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री हमारी किसकी बनी होती है? तो हमारे पास किसकी बनी होती है? पोर्सलिन की। किसकी बनी होती है? पोर्सलिन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? पोर्सलिन की। एचवी ट्रांसमिशन लाइन, एचवी का भी आई वोल्टेज क्या है? आई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है पिन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन बी साइकिल इंसुलेटर, ऑप्शन सी सस्पेंशन इंसुलेटर, ऑप्शन डी ए व सी दोनों का। तो कौन से इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं आई वोल्टेज के लिए? तो आई वोल्टेज के लिए हम करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? ए व सी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन टाइप, ऑप्शन बी साइकिल टाइप, ऑप्शन सी डिस्क टाइप, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पिन टाइप का प्रयोग हम करते हैं कहां तक? 11 से 22 केवी तक। कितने तक है? 11 से 22 केवी तक। डिस्क का हम करते हैं वितरण प्रणाली में 33 केवी से
33 केवी से 765 केवी तक, कितना कर 33 से 765 केवी तक इसका क्या क्या था प्रयोग। तो 132 केवी तक हम किसका प्रयोग करते हैं, डिस्क इंसुलेटर का क्या करते हैं प्रयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं लटकन इंसुलेटर बोलते हैं या सस्पेंशन इंसुलेटर भी बोला जाता है। छियासठ केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग होंगे, कितने इंसुलेटर प्रयोग होंगे। तो 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर प्रयोग हो गए। तो डिस्क इंसुलेटर निकालने की संख्या हमारे पास क्या होती है, डिस्क इंसुलेटर, तो हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास होता है VPH बटे में 11 प्लस में 1, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भाई VPH हमारे पास क्या होता है फेज वोल्टेज, VPH का मतलब हमारे पास क्या है ये फेज वोल्टेज, क्या है फेज वोल्टेज है, ये हमारे पास होती है VL अंडर द रूट 3, कितनी होती है VL अंडर द रूट 3। तो हमारे पास ये क्या दी है VL दी हुई 66, कितनी दे रखी है 66 बटे में अंडर द रूट 3 गुणा में 11 और प्लस में 1। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 66 बटे 1.732 गुणा में 11 प्लस में 1। तो हमारे पास कितना हो गया ये 66 बटे 11 दूनी 22, 2 11 3 33 और 2 35, हासिल की 3 11 77 77 और 3 80 पॉइंट हो गया, हासिल होगी 8, 11 1 कम 11 और 8 है 19। तो हमारे पास कितना आ गया ये 19.52 प्लस में 1, कितना आ गया ये हमारे पास इतना आ गया। अब 66 को हमने क्या करना 19 से भाग करना, कितने से 19 से, 19 दूनी 38, 19 3 57, तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा हमारे पास, कितना रहा है ये आ रहा है 3 पॉइंट कुछ आ रहा है और प्लस में इसके क्या है 1 है। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल 4.48, कितने हो गए 4.48। ये वैल्यू क्या भाई 0.5 से कम है तो हम क्या लेंगे इससे कम वाली वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास कितने इंसुलेटर प्रयोग किए जाएंगे, तो 4 डिस्क टाइप इंसुलेटर 66 केवी लाइन के लिए प्रयोग किए जाएंगे, कितने 4 डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवरण लाइनों के इंसुलेटर के लिए कौन सा गुणधर्म अनिवार्य नहीं है। तो हमने जो इंसुलेटर आवरण लाइन के लिए प्रयोग करने हैं उनमें कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए निम्न सापेक्ष पैराविद्युतांक, ऑप्शन बी उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, ऑप्शन सी उच्च विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन डी उच्च सापेक्ष पैराविद्युतांक। तो हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास नहीं होना चाहिए निम्न सापेक्ष पैराविद्युतांक। तो ये तीनों चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए, तो उसका गुणधर्म क्या नहीं है निम्न सापेक्ष पैराविद्युतांक, उसका क्या नहीं है गुणधर्म नहीं है इंसुलेटर का। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कितने वोल्टेज तक किया जाता है ट्रांसमिशन और वितरण में। तो कितने वोल्टेज तक हम उसका प्रयोग कर लेते हैं पिन टाइप का। तो पिन टाइप हमारे पास जो प्रयोग किया था हमारे पास कितने तक किया जाता है, तो हमारे पास 33 केवी तक उसका हम क्या कर सकते हैं प्रयोग कर लेते हैं वितरण और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क डिसाइड की जाती है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क डिसाइड की जाती है, तो हमारे पास कैसे होती है। ये इस प्रकार से हमारे पास सस्पेंशन डिस्क या लटकन इंसुलेटर बोला जाता है। तो पूछ रहा है ये जो डिस्क है वो कितने वोल्टेज पर एक डिसाइड की जाती है, कितने वोल्टेज पर, और जो इसमें चालक होता है वो
नीचे व से गुजरता है। कहां से गुजरता है? नीचे से गुजरता है। तो कह रहा है कितने वोल्टेज पर एक डिस्क डिसाइड की जाती है? ऑप्शन ए 1.1 केवी, ऑप्शन बी 33 केवी, ऑप्शन सी 22 केवी, ऑप्शन डी 11 केवी। तो प्रत्येक डिस्क जो डिसाइड की जाती है हमारे पास वो 11 केवी पर एक डिसाइड की जाती है। कितने केवी पर? 11 केवी पर एक डिस्क डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी के अधीन आते हैं। तो निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी किसके अधीन आते हैं? ऑप्शन ए तनन प्रतिबल, ऑप्शन बी संपीड़न प्रतिबल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निलंबन को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधी किसके अधीन आते हैं? तनन, ऑप्शन बी स्पिंडन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे किसके आते हैं? तनन प्रतिबल के। किसके आते हैं? तनन प्रतिबल के अंतर्गत आते हैं। कौन से? निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी। गोए तार किसके लिए लगा होता है? ऑप्शन पूछ रहा है भाई, जो गोए तार होता है वो किसके लिए लगा होता है? अर्थ रूट प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी आकाशीय बिजली से बचने के लिए, ऑप्शन सी है प्रतिरोध देने के लिए, ऑप्शन डी पोल को सहारा देने के लिए। तो हमारे पास लाइन होती है इस प्रकार से ये, और इस लाइन के यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा था जिसको एग या सटे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये गोए तार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टे वायर। क्या बोलते हैं? स्टे वायर बोलते हैं। तो ये स्टे वायर किसके लिए लगी होती है? तो अर्थ रूट प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी आकाशीय बिजली से बचने के लिए। तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, तड़ित चालक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तड़ित चालक। क्या लगाया जाता है? तड़ित चालक लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी प्रतिरोध देने के लिए, ऑप्शन डी है पोल को सहारा देने के लिए। तो पोल को झुकने से बचाने के लिए स्टे वायर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसे गोए तार बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टे तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड रिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो हमारे पास क्या होता है? पोल होता है, और पोल के कुछ दूरी छोड़ के यहाँ पे क्या की जाती है? गार्डनिंग की जाती है। क्या की जाती है? गार्डिंग की जाती है पोल के ऊपर। तो पूछ रहा है इस गार्डिंग का प्रयोजन क्या है? गार्डिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव रोकना, ऑप्शन बी दक्षता कम करना, ऑप्शन सी हानियां कम करना, ऑप्शन डी शक्ति गुणांक बढ़ाना। तो शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो गार्डनिंग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव रोकना। क्या रोकना? निचली यूनिटों पर विद्युत तनाव रोकना क्या होता है? गार्डनिंग का प्रमुख प्रयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो ध्रुव हमारे पास क्या होते हैं? पोल। तो पूछ रहा है दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? एक पोल हमारे पास ये है और दूसरा पोल हमारे पास ये है। तो इनके जो बीच की जो ये दूरी है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? स्पेन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्पेन। क्या बोला जाता है? स्पेन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोड़कर, क्या कह रहा है? इनमें से एक को छोड़कर सभी वितरण प्रणाली के घटक हैं। तो एक को छोड़कर सभी वितरण प्रणाली के घटक हैं। ऑप्शन ए सर्विसमैन्स। सर्विसमैन्स क्या होता है? ये पोल से एनर्जी मीटर को जोड़ने वाली लाइन। किसको? पोल से एनर्जी मीटर को जोड़ने वाली लाइन को सर्विसमैन कहा जाता है। ऑप्शन बी सर्विस एंड्स, ऑप्शन सी वितरक। वितरक क्या होता है? वितरक दो डिस्ट्रीब्यूटर, बांटने वाला। क्या होता है? बांटने वाला। और ऑप्शन डी फीडर, सप्लाई देने वाला। तो ये तीन तो हमारे पास होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है और सी डी भी होता है, लेकिन बी हमारे पास है ऑप्शन नहीं है। सर्विस एंड्स वितरण प्रणाली का घटक नहीं है। सर्विसमैन्स होता है, वितरक होता है, फीडर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवर है ट्रांसमिशन लाइन का स्पेन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का बार पर मीटर 0.7 केजी है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 ग्राम है तो अधिकतम सैग होगा। तो हमसे क्या किसके बारे में पूछा? सैग। और सैग को हम क्या बोलते हैं? सैग को बोलते हैं जोल। क्या बोलते हैं? जोल। तो ये जोल हमारी क्या होती है? हमारे पास ये दो पोल लगे होते हैं, तो इनके ऊपर हमारी ये लाइन जाती है। तो ये हमारी क्या है? वितरण लाइन है। क्या हमारे पास ये वितरण लाइन है? कौन सी लाइन है? वितरण लाइन है। तो इसके और जब मौसम में परिवर्तन होता है तो ये हमारी लाइन क्या हो जाती है? थोड़ी झुक जाती है। तो सैग किसको बोला जाता है? वितरण लाइन की उच्चतम व न्यूनतम लाइन के बीच की दूरी। क्या है? सर्दी के मौसम में ये खिंचाव होता है इसके अंदर, और गर्मी के टाइम में क्या हो जाती है? थोड़ी लूज हो जाती है। तो उच्चतम सिरे और निचले सिरे के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? सैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैग बोला जाता है। आवर्त लाइन की उत्तम बिंदु व न्यूनतम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? सैग बोला जाता है। और सैग हमारे पास होती क्या है? तो सैग हमारे पास होती है WL² बटे में 8T। क्या होती है? WL² बटे में 8T। तो हमें क्या दिया हुआ है? स्पैन। L हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो L हमें दिया हुआ 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। W हमें कितना दिया हुआ है? W का मतलब बार। कितना दिया हुआ है? 0.7 केजी। कितना दिया हुआ है? 0.7 केजी। और अधिकतम तनाव T का मतलब होता है हमारे पास टेंशन, तनाव। T हमारे पास क्या होता है? तनाव। W हमारे पास है बार, और L हमारे पास है लंबाई। तो इन तीन चीजों की हमें क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है। तनाव कितना दिया हमें? 1400। तनाव कितना दिया है? T बराबर कितना है? 1400। तो इसको हम निकाल लेते हैं अब। तो W की वैल्यू हमारे पास कितनी? 0.7। कितनी है? 0.7 गुणा में L की हमारे पास कितनी है? 200। 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर बटे में 8 गुणा में कितने हैं? 1400। कितने हैं? 1400। तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू? L का स्क्वायर है गुणा में 200 और हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 200। और यहां से जब इस पॉइंट को उठाएंगे तो हमारे पास गुणा में क्या जाएगा? 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, तो 3 जीरो हमारी कैंसिल होगी। तो ये 2 से हमारे पास कितने पकड़ गया? 7 पकड़ गया। 7 से हमारे पास कितना? 7 कट गया। तो हमारे पास बचा कितना है? 20 बटे 8। तो हमारे पास कितना आ गया? 2.5। तो 2.5 मीटर हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया 2.5 आएगा। 8 दूनी 16, 4 8 5 40। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो सैग क्या होती हुई? उच्चतम दूरी व न्यूनतम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? सैग। और सैग बराबर हमारे पास क्या होता है? WL² बटे में 8T। तीन चीजों की वैल्यू दी हुई थी, बाकी हमने क्या कर लिया है? निकाल ली है। तो हमारे पास सैग कितना है? 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव शून्य होता है? तो पूछ रहा भी कौन सी लाइन के अंदर कैपेसिटेंस प्रभाव शून्य होता है? तो हमने पढ़ी थी 80 किलोमीटर की होती है हमारे पास। एक होती है 80 से 200 किलोमीटर। एक हमारे पास होती है 200 किलोमीटर से अधिक। तो ये हमारे पास क्या? 80 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या है? शॉर्ट लाइन है। ये हमारे पास क्या? मीडियम लाइन है। और ये हमारे पास LL लॉन्ग लाइन है। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? दूरी 80 किलोमीटर है। और इसके अंदर क्या होता है? L गुणा में F की वैल्यू कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4000। इसके गुणा में LF कितना होता है? 4000 से 7000। और इसके अंदर L गुणा में F हमारे पास कितना होता है? 10,000 से अधिक। कितना होता है? 10,000 से अधिक। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? R और L होते हैं। इसके अंदर हमारे RLC, और इसके अंदर हमारे होते हैं RLC और G। तो ये पूछ रहा भाई किस पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव शून्य होता है? ऑप्शन ए लंबी पारेषण लाइन। तो लंबी पारेषण लाइन के अंदर हमारे क्या होते हैं?
आर एल सी और जी ये हमारे पास नहीं होते। छोटी पारेषण लाइन में क्या होते हैं, आर और एल होते हैं। ऑप्शन बी, ए व बी दोनों में। ऑप्शन डी है मध्यम लाइन है, तो मध्यम लाइन में हमारे पास क्या होते हैं, आर एल और सी तीन होते हैं। तो छोटी पारेषण लाइनों में कैपेसिटेंस का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक का मान होता है। तो शॉर्ट लाइन के लिए, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास कितना होता है, तो जो हमारे पास परावर्तन गुणांक का मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 50 HZ आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हमने लाइन पढ़ी थी, शॉर्ट लाइन, मध्यम लाइन और लॉन्ग लाइन। तो मध्यम लाइन हमारे पास कितनी होती है, 80 से 200 किलोमीटर तक की होती है। शॉर्ट लाइन 80 किलोमीटर तक होती है और लॉन्ग लाइन हमारे पास कितनी होती है, 200 किलोमीटर से अधिक। फिर हमने देखा था भाई, एल गुणा में एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 4000 है। तो शॉर्ट लाइन 4000 से 7000 के बीच, 10,000 के बीच में आती है तो हमारे पास कौन सी होती है, मध्यम लाइन है। और जब 10,000 से अधिक हो जाती है तो हमारे पास कौन सी आती है, लॉन्ग लाइन है। तो एल गुणा में एफ, तो एफ की वैल्यू दे रखी है 50 और एल की वैल्यू दे रखी है 150। तो हमारे पास कितनी आ गई, 50 0 0, 50 पंजे 250, 0 25, 50 50 से कम 50 और 75। तो हमारे पास ये गुणा करें तो हमारे पास कितनी आएगी, 150 गुणा में 50, 0 0 0 0 75, 0 0 5 7। तो हमारे पास कितनी आ गई, एल गुणा में एफ हमारे पास कितनी आ गई भाई, 15 पंजे 75 और 2 0 लगी 7500। तो हमारे किसके अंतर्गत आती है, तो मैंने देखा था भाई एल गुणा एफ हमारे पास कितनी होती है, 4000 से 10,000। तो 10,000 के बीच में जो हमारी आती है कौन सी आती है, हमारे पास आती है मध्यम लाइन। कौन सी आती है, मध्यम लाइन। और इसकी कितनी होती है हमारे पास, 4000 और इसकी हमारे पास कितनी होती है, 10,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में संधारित्र प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई किस से कम है। तो कह रहा है ओवरहेड लाइन के अंदर है, कौन सी लाइन के अंदर है, कैपेसिटर प्रभाव को उपेक्षित या शून्य किया जा सकता है यदि लंबाई कितने किलोमीटर से कम है। ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर, ऑप्शन डी 145 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था हमारे पास जो लाइनें हैं वो 200 किलोमीटर से अधिक होती है, हमारे पास लॉन्ग लाइन है। उसके अंदर हमारे पास होते हैं आर एल और सी और जी। और उसके बाद हमारे पास मध्यम लाइन होती है, ये 200 किलोमीटर से अधिक। दूसरी थी हमारे पास आर एल और सी हमारे पास होती है 80 से 200 किलोमीटर। एक हमारे पास होती है जिसके अंदर आर और एल होता है, हमारे पास होती है 80 किलोमीटर। कितनी होती है, तो कैपेसिटर प्रभाव को किस लाइन से कम की दूरी में नगण्य किया जा सकता है, तो जो लाइन 80 किलोमीटर से क्या है, कम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, यदि एक ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान कौन सा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, यदि उसके अंदर हमने बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करना है तो हमारे पास कौन सा सबसे उपयुक्त स्थान होगा। तो उपयुक्त स्थान के बारे में हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए मध्यवर्ती बिंदु, ऑप्शन बी पारेषण छोर, ऑप्शन सी लाइन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यदि बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया है, करना है, तो हमारे पास जो अधिमानित स्थान होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, तो हमारे पास होना चाहिए मध्यवर्ती बिंदु। कहां पे स्थापित करेंगे, मध्यवर्ती बिंदु के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारेषण लाइन में किसका प्रयोग करके स्थिरता बढ़ाई जा सकती है? तो पारेषण लाइन के अंदर किसका प्रयोग करके स्थिरता बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भाई श्रेणी संधारित्र, ऑप्शन बी कह रहा है शंट संधारित्र, ऑप्शन सी शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो पारेषण लाइन की जो स्थिरता बढ़ाई जाती है हमारे पास क्या होती है? श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र का प्रयोग करके क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकेंद्र नहीं है? तो कह रहा है इनमें से कौन सा उपकेंद्र का प्रकार नहीं है? अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ऑप्शन बी इंडोर सबस्टेशन, ऑप्शन सी आउटडोर सबस्टेशन, ऑप्शन डी आउटडोर सबस्टेशन। तो हमारे पास क्या होता है? अंडरग्राउंड भी सबस्टेशन होता है, अंडरग्राउंड सबस्टेशन होता है, इंडोर सबस्टेशन भी होता है, आउटडोर भी सबस्टेशन होता है। हमारे पास क्या नहीं होता? ओवरडोर सबस्टेशन क्या एक उपकेंद्र नहीं है। तो कौन सा भी आउटडोर सबस्टेशन हमारे पास क्या एक उपकेंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश औद्योगिक भार हैं। तो कह रहा भी जो उद्योगों में अधिकतर किस प्रकार का भार पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिरोधी होते हैं, ऑप्शन बी प्रेरणिक होते हैं, ऑप्शन सी धारिता वाले होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जो औद्योगिक भार होते हैं हमारे पास किस प्रकार के होते हैं? तो हमारे पास प्रेरक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? प्रेरक प्रकार के होते हैं, जो पावर फैक्टर को क्या करते हैं? घटाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या भाई राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होने चाहिए? किसी सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल पिट्स अर्थ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 3। तो किसी सबस्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? तो उसमें हमारे जो न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3। कितने प्रयोग किए जाते हैं? 3। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जनरेटिंग वितरण एवं ट्रांसमिशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? तो कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमिगत स्टेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? गैस इंसुलेटेड वाले जो स्टेशन सब स्टेशन उनको कहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है? जहां पहाड़ी इलाका वहां पे इनको स्थापित किया जाता है, जहां पे जनसंख्या अधिक वहां पे स्थापित किया जाता है, भूमिगत स्टेशन में इनको स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ये थी हमारी पारेषण एवं वितरण की क्लास नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप। और हमारे पारेषण और वितरण के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।